गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए पादप नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पादप नामकरण या प्लांट नॉमेनक्लेचर है वो होता क्या है। पौधों को वैज्ञानिक आधार पर नाम देने की जो प्रक्रिया होती है उसे पादप नामकरण या प्लांट नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। पुराने समय में बहुनाम पद्धति प्रचलित थी। बहुनाम पद्धति का मतलब ये है कि जब पौधों को नाम दिया जाता था तो उसके नाम में एक से ज़्यादा यानी कई बार 4-4, 5-5 शब्द होते थे। इस तरह के जो शब्द होते थे वो उससे उस पादप का नाम बहुत बड़ा हो जाता था और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, साथ ही इसे याद करना भी मुश्किल होता था। ऐसी स्थिति में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आपस में डिस्कशन के बाद एक द्विनाम पद्धति या जो थोड़ी सरल पद्धति थी उसका विकास किया। तो अब देखेंगे कि जो द्विनाम पद्धति है या बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है वो क्या है। ये जो पद्धति थी इसका वर्णन सबसे पहले गैस्पर्ड बॉहिन ने अपनी बुक पाइनेक्स में 1623 में किया था, लेकिन इनके द्वारा वर्णन करने के बाद भी ये पद्धति उतनी प्रचलित नहीं हो पाई। जब दोबारा इसी पद्धति का वर्णन 1753 में कैरोलस लीनियस ने अपने बुक स्पीसीज प्लांटेरम में किया तो उसके बाद ये पद्धति जो थी वो ज़्यादा प्रचलन में आ गई। यानी इस पद्धति की शुरुआत थी गैस्पर्ड बॉहिन ने की थी, लेकिन इसे प्रचलन में लाने का जो श्रेय है वो कैरोलस लीनियस को जाता है। द्विनाम पद्धति के अनुसार जो पौधों का नाम होता है उसके दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो उस पौधे के जीनस को दर्शाता है और दूसरा जो भाग होता है वो उस पौधे की स्पीसीज या जाति को दर्शाता है। जैसे कि आलू है, अगर आलू का वैज्ञानिक नाम हम देखें तो उसे सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं। सोलेनम जो है वो उसका जीनस है, जबकि ट्यूबरोसम जो है वो उसकी जाति है। और जो द्विनाम पद्धति है, द्विनाम पद्धति का सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि द्विनाम पद्धति का वर्णन या जो नाम है उनका वर्णन लैटिन भाषा में किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जब हम नाम को लिखते हैं तो वो इटैलिक्स में लिखे हुए होने चाहिए। इटैलिक्स में अगर वो छपा हुआ है तब तो वो इटैलिक्स में चल जाता है, लेकिन अगर हम अपने हाथ से लिख रहे हैं तो उस नाम के नीचे हमें अंडरलाइन करनी होती है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि नाम के अंत में वो नाम जिस वैज्ञानिक ने दिया हुआ होता है उसका शॉर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, उसके नाम को शॉर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अगर लीनियस ने किसी जाति का नाम दिया है तो उसके लिए L डॉट या फिर LINN जो कि लीनियस के नाम का प्रारंभिक अक्षर है वो लगाया जाता है। तो ये थी द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे अगर हम नामकरण के बारे में देखें तो 1751 में कैरोलस लीनियस ने अपने ग्रंथ फिलोसॉफिया बॉटेनिका में पादप नामकरण से संबंधित बहुत सारे जो नियम थे वो दिए थे। परंतु जैसे जैसे पौधों के बारे में जानकारी बढ़ती गई वैसे वैसे ही इसमें कुछ नियमों में बदलाव की आवश्यकता महसूस होने लगी, साथ ही कुछ कठिनाई महसूस होने लगी। ऐसी स्थिति में नामकरण के लिए 1813 में ऑगस्टिन डी कैंडोले ने थियरी एलिमेंटेयर नाम की जो अपनी बुक थी थियरी एलिमेंटेयर डी ला बॉटेनिका, इसमें कुछ और पौधों के बारे में जानकारी दी व कुछ नियम बताए। लेकिन अंत में बाद में फिर 1867 में एल्फोंसे डी कैंडोले ने लुइस डी ला नॉमेनक्लेचर बॉटेनिका नामक जो अपनी बुक थी उसमें कुछ और नियम दिए। साथ ही इसी साल यानी कि 1867 में पेरिस में पहली
इंटरनेशनल कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से बड़े बड़े जो वनस्पति शास्त्री थे वो आए और उन्होंने भाग लिया। साथ ही यहाँ पर इस कांग्रेस में अल्फोंसो डी कैंडोले ने अपने जो नियम थे वो सबके सामने प्रस्तुत किए और उसमें से अधिकांश नियम जो थे वो सभी की सहमति से पारित हो गए, यानी कि सभी ने उसके ऊपर अपनी सहमति जता दी। तो ये जो रूल्स थे उन्हें डी कैंडोले रूल्स या पेरिस कोड ऑफ 1867 कहा था। ये एक तरह से सबसे पहला ऑथेंटिक कांग्रेस थी जहाँ से पादप नामकरण के लिए नियमों का बनना प्रारंभ हुआ। ये कांग्रेस जो थी वो पहली कांग्रेस थी। इसी तरह से हर 5 साल बाद जगह जगह पर अलग अलग जगहों पर इस तरह के जो कांग्रेस थी वो होती रही और अंत में जो 12th कांग्रेस थी जो कि 1975 में थी, वहाँ पर जाकर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर नाम की संस्था का निर्माण हुआ। इसे शॉर्ट में ICBN भी कहते हैं और बुक्स वगैरह में कई जगह केवल ICBN लिखा होता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि वनस्पतियों के नाम के लिए या नामकरण के लिए प्रयुक्त होने वाले जो भी नियम हैं वो ICBN द्वारा दिए जाते हैं और ये नियम हर 5 साल के बाद रीन्यू किए जाते हैं या उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है कि क्या इसमें किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। 1975 में जो कांग्रेस हुई थी उसमें जो नियम दिए गए थे वो 1978 में यानी कि 3 साल बाद जाकर पब्लिश हो पाए और कोई भी नियम जो होता है जब वो पब्लिश होता है उसके बाद ही उसे मान्यता प्राप्त होती है। तो ये था ICBN या इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब जो ICBN है उनके जो नियम हैं उन्हें 3 अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला पार्ट है इसका प्रिंसिपल या सिद्धांत, यानी कि किस सिद्धांत पर ये जो नियम है वो दिए गए हैं। पहला जो सिद्धांत है वो ये है कि पादपों का नामकरण एनिमल के नामकरण से पूरी तरह से डिफरेंट है, यानी कि ICBN जो है वो केवल पादपों के नामकरण के लिए नियम देता है। दूसरी चीज़, किसी भी वर्गक या टैक्सोन का जो नामकरण किया जाता है वो उसके नामकरण प्रारूप के अनुसार किया जाता है, यानी कि जब हम किसी पौधे को पहचान के लिए एकत्रित करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उस पौधे की एक पार्ट को किसी पेपर के ऊपर चिपकाकर सुखाकर चिपकाया जाता है, यानी कि उसकी एक हर्बेरियम शीट तैयार की जाती है। वो हर्बेरियम शीट जो होती है वो नामकरण प्रारूप कहलाती है। जो सबसे पहली शीट नामकरण के लिए प्रयोग की जाती है वो नामकरण प्रारूप या नॉमेनक्लेचर टाइप कहलाती है। उसी के आधार पर पौधे का वर्गीकरण किया जाता है और उसका नाम दिया जाता है। तीसरी चीज़, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि वो जो नाम है वो तभी मान्य होता है जब वो प्रकाशित हो जाता है, यानी कि उसके प्रकाशन के बाद ही उस नाम को मान्यता मिल पाती है। चौथी चीज़ है कि कुछ नाम ऐसे भी हैं जो इतने ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं कि उन्हें इन नियमों से अलग रखकर पूर्व प्रचलित नामों को ही मान्यता दे दी जाती है, जबकि अधिकतर जो नाम हैं उनका नामकरण नियमों के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। पांचवा जो सिद्धांत है वो ये है कि पौधों के नामकरण का जो वर्णन किया जाता है वो हमेशा लैटिन भाषा में ही किया जाता है। छठी चीज़ है कि ICBN द्वारा नामकरण के जो नियम दिए जाते हैं वो पूर्वव्यापी होते हैं या रेट्रोएक्टिव होते हैं, यानी कि ये सभी में मान्य होते हैं। तो ये थे ICBN द्वारा दिए गए नामकरण के सिद्धांत। ICBN के अंतर्गत कुछ नियम दिए गए हैं जो कि लगभग 8 नियम हैं। ये नियम नामकरण से संबंधित सभी तथ्यों की पूर्ण व्याख्या करते हैं। जो भी नाम इन नियमों के प्रतिकूल होता है वो मान्य नहीं होता है। तो इसका जो पहला जो नियम है वो है वर्गकों की कोटि का नियम या रैंक ऑफ टैक्सा। तो यहाँ पे जो वर्गक होते हैं यानी कि टैक्सोन होते हैं
उनकी अलग अलग इकाइयाँ बनाई गई हैं। इन इकाइयों में ऊपर के जो वर्गक होते हैं वो प्रमुख वर्गक होते हैं, जबकि नीचे वाले जो वर्गक होते हैं वो गौण वर्गक होते हैं। सबसे बड़ा जो किंगडम है जिसे कि जगत कहा जाता है, जैसे कि पादप जगत, इसमें सभी पादप सम्मिलित होते हैं, उसे किंगडम या जगत। फिर है डिवीज़न या प्रभाग, फिर है सब डिवीज़न या उप प्रभाग, क्लास या संवर्ग और सब क्लास या उप संवर्ग, ऑर्डर या गण, सब ऑर्डर या उप गण, फैमिली या कुल, सब फैमिली या उपकुल और ट्राइब, देन सब ट्राइब। तो यहाँ तक जो होते हैं इनका, ये जो वर्गक हैं इनका नामकरण में इतना रोल नहीं होता है। नामकरण में गौण वर्णकों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि द्विनाम पद्धति में बताया था। जो गौण वर्णक होते हैं यानी कि ट्राइब के बाद जब इसका विभाजन होगा तो वो होगा उसके वंश में, यानी कि ये वंश या जीनस है, इसका सब जीनस या उपवंश। फिर है जाति या स्पीसीज, इसको आगे सब स्पीसीज में विभक्त किया जाता है। स्पीसीज को भी आगे वैरायटी या किस्म में विभक्त किया जाता है और इन्हें आगे सब वैरायटी या उप किस्म में विभक्त किया जाता है। देन अंत में फॉर्मा और फिर क्लोन आते हैं। तो ये थे वर्गकों की कोटि, यानी कि उन्हें किस किस आधार पर, किस किस प्रकार से इनका विभाजन किया जा सकता है, सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। दूसरी चीज़ जो वर्गकों की कोटि में ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब इनका जो टैक्सॉन है उनका नाम दिया जाता है तो उसके अंत में कुछ सफिक्स लगाए जाते हैं। ये सफिक्स इस प्रकार हैं, जैसे कि अगर डिवीज़न का नाम दिया गया है तो उसके नाम के अंत में फाइटा शब्द आना जरूरी है, जबकि सब डिवीज़न जो है उसके अंत में फाइटीना शब्द आएगा। क्लास का अगर नाम दिया गया है तो उसके अंत में ऑक्सीडा शब्द आता है, जबकि जो सब क्लास होती है वहाँ पर ईडी शब्द आता है। ऑर्डर के अंत में एल्स शब्द आता है, सब ऑर्डर के अंत में ईनी आता है। फैमिली के अंत में एसी शब्द आता है और सब फैमिली के अंत में ऑइडी शब्द आता है। ट्राइब ई, सब ट्राइब के अंत में ईनी शब्द आता है। यहाँ पे अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो जैसे क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, यानी कि लास्ट में ऑप्सिडा आ गया तो ये नाम जो है वो मान्य नाम है। या ऑर्डर है जैसे कि पैराइटेल्स, मालवेल्स, यानी कि इसके लास्ट में, यानी कि जब इसका नाम लिया जा रहा है तो अंत में एल्स शब्द का उच्चारण हो रहा है। या अगर सब ऑर्डर की बात करें हम तो उसमें ईनी शब्द आना चाहिए। फैमिली जैसे कि मालवेसी, सोलेनेसी, अंत में एसी शब्द आ रहा है। इसी तरह से जो सब फैमिली है जैसे कि मैग्नोलिडी सब फैमिली जो होती है उसमें ये नाम आता है। तो इस तरह से जो वर्गकों की कोटि है यानी कि इनका जो विभाजन किया गया है उसके लिए ये नियम दिए गए हैं। सफिक्स या अनुलग्न के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि कुछ नाम ऐसे हैं जो कि बहुत लंबे समय से प्रचलन में थे। एग्जाम्पल लिली फ्लोरी, ग्लूमी फ्लोरी अथवा ट्यूबी फ्लोरी। तो ये जो फैमिली के नाम हैं उसके अंत में एसी नहीं आ रहा है, लेकिन इन नामों को इसलिए मान्यता दे दी गई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे। तो ये इनके अपवाद होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो सफिक्स है वो किस प्रकार से लगाए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ICVN द्वारा दिए गए जो रूल्स हैं, 8 रूल्स हैं, उसमें से केवल एक रूल को ही पढ़ पाए हैं। आगे के जो बाकी के 7 रूल्स जो हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें देखी हैं। सबसे पहली चीज़, पादपों का जो नामकरण होता है वो द्विनाम पद्धति के आधार पर किया जाता है। दूसरी चीज़ जो है
वो ICVN द्वारा जो नियम या सिद्धांत दिए गए थे वो हमने देखे, और उसके बाद अब हम रूल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे हमने जो वैज्ञानिकों के नाम देखे हैं और उनके द्वारा लिखी गई जो बुक्स हैं उनके नाम देखे गए हैं। तो यहाँ पे बुक्स के जो नाम हैं कई बार वो वन वर्ड के क्वेश्चन या बहुचयनात्मक जो प्रश्न होते हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं कि इस वैज्ञानिक द्वारा कौन सी बुक में अपने जो नियम थे वो दिए गए थे, या किस बुक के द्वारा इन्होंने अपना काम जो था वो प्रचलन में लाया था। तो यहाँ के आज के लिए इतना ही बहुत है।